स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया दैट इज भारत यानी हमारा अपना देश। यहाँ पर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अलग अलग सर्वेज के हिसाब से 425 से लेकर के अराउंड 750 तक डिस्टिंक्टिव रीजनल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती हैं और लगभग 1100 से 1150 बोलियां मदर टंग्स हमारे देश में हैं। तो एक बहुत ही बड़े कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का जो ये केंद्र है भारत, यहां पर हर जगह पे आप देखते हो कि एक लैंग्वेज अपनी आइडेंटिटी को दर्शा रही है, अपनी एक पहचान को रखी हुई है। और लैंग्वेज के बारे में हम अक्सर एक चीज को कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ यूनिक फिनोमेना अमंग्स द ह्यूमन, है ना। यानी कि ह्यूमन को छोड़कर भी जिस ऑर्डर में हमें, किस ऑर्डर में, प्राइमेटा में, देयर आर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स या फिर बाकी एनिमल्स जिनके बीच में कम्युनिकेशन तो पॉसिबल है, पर लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन, बीट वर्बल बीट नॉन वर्बल, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, सो लैंग्वेज को हम वेरी यूनिक फीचर ऑफ ह्यूमंस कंसीडर करते हैं। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस यहां पर है, उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना। सेमेंटिक्स है, मीनिंग है, आप अरेंजमेंट कर रहे हो ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस जिसके कोई मायने निकले, अर्थ हो, अनर्थ ना हो, है ना। तो उसके लिए ग्रामर के रूल्स लगते हैं। ऑलराइट, सो इतने कॉम्प्लेक्स फिनोमेना की तरह जो कम्युनिकेशन हो पा रहा है थ्रू द मीन्स ऑफ लैंग्वेज, वो डेफिनेटली हमारे बीच में मौजूद है। और इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज है जिसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे कि कैसे ये होता है ना। कैसे हमने लैंग्वेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू किया होगा, ह्यूमंस के बीच में एक कैपेबिलिटी, एबिलिटी कैसे आई होगी, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, कहा जाता है कि लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ कल्चर, है ना। एक तरीके से गाड़ी है, टाटा नैनो है, जिससे कल्चर आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है, ही और शी इज बॉर्न विद अ ब्लैंक टेम्पलेट, कोरा कागज है वहां पर, ऑलराइट, और उसके ऊपर आप जो चाहो लिख दो, है ना। और ये जो लिखावट है, यही क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है। सो बेसिकली अ चाइल्ड इज एक्वायरिंग एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ द कल्चर थ्रू एनकल्चरेशन, सोशलाइजेशन विद इन एंड आउटसाइड द हाउस, थ्रू दी मीन्स, थ्रू दी एड ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। अलग अलग स्टेजेस में वो सीखता है। ऐसा नहीं कि बचपन में उसको लैंग्वेज आ गया और तुरंत उसने कल्चर को इनहेरिट कर लिया, सोशली इनहेरिट कर लिया। ऑलराइट, एक प्रोसेस है, बैबलिंग स्टेज से होलोफ्रेजिक, 2 वर्ड्स एंड फाइनली टेलीग्राफिक स्टेज, और फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्डर के फिनोमेना के रूप में लैंग्वेज का यूज आपको देखने को मिलता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, जो कि हमारा यूनिक फीचर है, कल्चर के व्हीकल के तौर पे आप इसको देखते हो, और इंडिया में और कई सारे और देशों में जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज की है, क्या ये हमारे थॉट्स को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है? नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह और आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं की डायमेंशंस के अराउंड अपना डिस्कशन रखने वाले हैं कि क्या भाषा जो है वो हमारे आइडियाज को, हमारे थॉट को कंट्रोल कर सकती है या एटलीस्ट इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले आप लैंग्वेज को देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, जो बच्चे यूपीएससी में इंटरेस्टेड उनको मैं बताते चलूं कि यूनिट 7 जो आपका है वो लैंग्वेज के ऊपर बात को रखता है। ठीक है, और अक्सर इस यूनिट से आजकल का ट्रेंड है कि क्वेश्चन पूछ रहा है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, जो कि सब्जेक्ट मैटर है किसका? सोशियो एंड एथनोलिंग्विस्टिक का। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट में मैं बताता चल रहा हूं कि किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑडियंस जो आप है, जिसको इंक्विजिटिवनेस है, जो समझना चाहता है इस चीज को, उसके लिए तो इट्स मोर देन वेलकम। बट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, है ना, उनके लिए मैंने बता दिया कि कहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली। कमिंग बैक, लैंग्वेज को आप देखते हो तो इसका आपको एक सोशल और साथ ही एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है ना। वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है क्या? फॉर एग्जाम्पल एज, रेस, या फिर आप एक थोड़ा बेहतर टर्म यूज कीजिए, एथनिसिटी, ऑलराइट, स्टेटस, जिसके अंदर में आप कह सकते हो कि किस क्लास ग्रुप को इंसान बिलोंग करता है, उसकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या है, ऑलराइट, एंड डेफिनेटली जो सेक्स या फिर जेंडर है। इसके बेसिस पे भाषा और भाषा का उपयोग समाज में बदलता रहता है। इवन सिचुएशन के हिसाब से भी, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को भी अगर आप देखोगे तो ये चीज काफी बदलती रहती है। आपको एक जनरल सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। आप एक पब्लिक गैदरिंग में जाओ जहां पर आप किसी एक डिबेट, इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में गए हो, एंड यू हैव टू बेसिकली एड्रेस इट।
ऑलराइट। सो आप कई सारे चीज़ों का ओरेशन की स्किल्स का इस्तेमाल करते हो उस समय जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो थ्रू द मीन्स ऑफ लैंग्वेज। और इसमें मास्टर दो लोग कौन जाने जाते हैं? दोनों भारत के बहुत प्रख्यात प्रधानमंत्रियों के रूप में रहे। एक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, वो भी अपनी ओरेटरी के जादू के लिए जाने जाते हैं। गांधी जी के असैसिनेशन के समय जो उनका स्पीच है, जो ओरेशन है, वो आपने सुना होगा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। डेफिनेटली आपने इसको भी सुना होगा, है ना, खासकर अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, डेफिनेटली आपने वो फ्रेज को पढ़ा होगा पूरा का पूरा, है ना। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब इमरजेंसी के बाद रामलीला ग्राउंड में किस तरीके से भारी बारिश में, बारिश हुई जा रही है पर कोई अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। बीबीसी के जर्नलिस्ट बाहर से आए हुए हैं और वो हैरान है कि ऐसा क्यों, इतनी बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है और हो सकता है बढ़ जाए, दिक्कतें हो जाए, पानी का भराव हो जाए, पर लोग कुर्सियों से छोड़ के हिल नहीं रहे, है ना। इवन कई तो अपने छाते भी नहीं खोल रहे हैं जो साथ में लेकर के आए, है ना। दूसरे साइड बॉबी मूवी चल रही है, गवर्नमेंट ने बॉबी मूवी चलाई हुई ताकि वहां पे भीड़ आए ना, पर फिर भी लोग बैठे हैं। किस इंसान का इंतजार कर रहे हैं? वो अटल बिहारी वाजपेयी नाम के एक इंसान की ओरेटरी के जादू का इंतजार कर रहे हैं। सो लैंग्वेज क्या प्रभाव रखती है, ओरेटरी क्या प्रभाव रखती है, एक एग्जाम्पल इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी आपने देखा हुआ है। ऑलराइट, सो ये जब आप कहीं पे ओरेटरी करने के लिए जा रहे हो और कट टू आपको मैं लाइब्रेरी के अंदर में बैठा हूं, जो आपकी टोन है, जो आपकी पिच है, जो आपका लहजा है, वो दोनों चीजें इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में बदल जाएगी। सिमिलरली एग्जाम्पल 2, एक एल्डरली पर्सन है, थोड़ा सा वृद्ध इंसान है ना। हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? सम्मान करना, आदर करना बड़ों का, बुजुर्गों का। उनसे आप बात करोगे तो बात करने का तरीका, ढंग और जिन चीजों को, जिन शब्दों को आप चुन रहे हो वो बिल्कुल अलग होने वाले हैं। एक बच्चे से अगर कंपैरिजन आप रखते हो तो, एक छोटे बच्चे से जब बात करते हो तो वो थोड़ा लाड प्यार भरा हुआ एक लहजा होगा, और जब आप अपने एज ग्रुप के इंसान से बात कर रहे हो तो वहां पे कई सारे ऐसे स्लैंग्स हो सकते हैं जिसको डेफिनेटली हम यहां पर एक एजुकेशनल वीडियो में तो बिल्कुल ही नहीं डिस्कस कर सकते हैं और करना चाहिए भी नहीं। ऑलराइट, सो सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजें बदलती हैं। एक कोर्ट रूम में जो बातें हो रही हैं, जिस लहजे में बातें हो रही हैं, जिन शब्दावली का, जिन टर्म्स का, जिस तरीके से बातें हो रही, वो बदलती रहती है ना। तो लैंग्वेज क्या कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका यूज, उसका तरीका, उसकी डिलीवरी, पिच, श्रिलनेस, a lot of things are changing. Just take another example. इंडिया में आप कहीं किसी रास्ते में, हम रेस्टोरेंट्स का एग्जांपल नहीं देंगे, लेट्स बी रूटेड वेरी मच, है ना, हम रूटेड एग्जांपल लेते हैं। आप किसी ढाबे पे जाते हो, ठीक है, किसी रास्ते में कोई ढाबा है, ट्रेवल कर रहे हो, है ना, और अपनी देश की टाटा नैनो से आप ट्रेवल कर रहे हो, चलिए सिंपल सा बेसिक सिंपल स्टाइल। रास्ते में आप रुकते हो, ठीक है, और आप किसी ऑर्डर करने के लिए आप शीशे को नीचे उतारते हो, शीशे को, कार के शीशे को आप नीचे करते हो और सामने देखते हो कि एक 14-15 साल का लड़का वहां पर काम कर रहा है उस ढाबे पे, उस होटल पे, ठीक है। सो आप यूजुअली, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट फॉर एवरीबडी, पर मोस्ट अमंग द मोस्ट ऑफ द पीपल इट हैज बीन सीन, क्यों क्या कहेंगे? छोटू इधर आओ, है ना, ओ इधर आ, इस तरीके के टर्म्स को यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आप सोचिए भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी से या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी साहब बात कर रहे हो, एक जज से बात कर रहे हो, ठीक है, किसी एलीट वर्ण के इंसान से बात कर रहे हो, तो आपका तरीका, लहजा बिल्कुल बदल जाए, है ना। हम वर्ड्स को सुनते हैं ना, ऑनरिफिक्स का यूज होता है, इस चीज को क्या कहा जाता है? ऑनरिफिक्स, है ना। आप एडुलेशंस लगाते हो, टाइटल्स का इस्तेमाल करते हो, है ना, योर मैजेस्टी, हिज हाइनेस, ऑलराइट, माय लॉर्ड, है ना, मिस्टर, सर। आप बहुत तरीके के सम्मानदेह शब्दों का वहां पर चयन करते हो, इस्तेमाल करते हो, है ना। अंतर क्या है कि स्टेटस वहां पर बदला। ऑलराइट, एक जब नीचे के तबके वाले, निचले तबके वाले इंसान से आप बात कर रहे हो तो आपकी शब्दावली, आपका लहजा बदला, और आप किसी एक सम्मानित, एक हाई क्लास सोसाइटी से के इंसान से बात कर रहे हो तो आपका लहजा बदला। तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली इस तरीके के डिस्टिंक्शंस को वहां पर मेंटेन करके रखता है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दीज आर द पार्ट ऑफ आवर रूटिंग प्रोसेस, जो एनकल्चरेशन, सोशलाइजेशन हो रहा है। हमारे पास सर्टेन एग्जांपल्स हैं, है ना, और वही लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्टिंग्विश। खासकर जब यूपीएससी के बच्चे हो, आपको इस सब चीज़ों पे सोचना चाहिए, ऑलराइट, कि क्या ये तरीका सही होता है ना। वर्ग के हिसाब से आप भी जाओगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप समाज या फिर जिस जगह का
नेतृत्व करने के लिए आप पहुंचे हुए हो, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पहुंचे हो, वहां पर इस तरीके के डिस्टिंक्शन को अपना रखो। आपके लिए सब लोग बराबर होंगे। और सबसे बात करने का लहजा, आप देखते हो कि एक सिविल सर्वेंट का बात करने का लहजा, एक कोई थानेदार हो, कोई हवलदार हो, है ना, कांस्टेबल हो, दोनों पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी के, पर वहां पर बदलेगा, है ना। तो एक एजुकेशन जिसको आप पा करके जा रहे हो, जो सीख रहे हो, तो आपको ये डिस्टिंक्शन को मेंटेन करना है ना। ऑलराइट, दैट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, नीड ऑफ द आवर। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ये तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। अब लैंग्वेज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आपको रेलिवेंस मैंने बता दिया है, और अब हम एग्जैक्टली उस बात पे डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी में एक क्वेश्चन आता है कि सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है लैंग्वेज का, उसको बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछेगा जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, सापेर वर्फ हाइपोथेसिस करके आपसे एक कॉन्सेप्ट को वहां पर पूछ सकता है, ठीक है, ऑलराइट। या फिर सोशियो एथनोलिंग्विस्टिक करके भी आपसे क्वेश्चन को वहां पर पूछा जा सकता है। यूपीएससी का मन वो आपको जिस तरीके से सरप्राइज करना चाहे। सो रेलेवेंस आपको पता है, और हाँ, डिटेल में हम इन चीजों को यहां पर वी डू नॉट हैव दैट स्कोप एंड लग्जरी टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, टू डिस्कस ऑल द केस स्टडीज दैट आर रेलिवेंट एंड डेफिनेटली द PYQs, है ना। पर अगर आप स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर सिर्फ आपका रुझान नहीं है एक जनरल टॉपिक की तरह इसमें, और इस दशक के सबसे बेहतरीन ऑप्शनल में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, ऑलराइट, सो वी हैव एन ऑनगोइंग बैच हियर। दिसंबर जो क्रिसमस न्यू ईयर स्पेशल बैचेस हैं हमारे, वो जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं कुछ दिनों पहले, ऑलराइट। लास्ट वीक में आप देख रहे हो 12 दिसंबर से हमारे ये बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं, और अभी हमारे लेक्चर जस्ट शुरू हुए हैं। यहाँ पर आपको इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि मैं समराइज नहीं कर पाऊंगा 1 मिनट के अंदर में। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिल ही रही है बहुत लंबे समय तक के लिए। मेरा फेवरेट पार्ट जो इसका है वो कौन सा है, टेस्ट सीरीज का पोर्शन, ऑलराइट। ये जो टेस्ट सीरीज होती है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाते हो, आपको पता तो चले कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ पे आप सही कर रहे हो, ऑलराइट। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा, डायनेमिक पोर्शन को देख लेगा, आपके क्रक्स बेसिक स्टडी मटेरियल के तौर पे आपके कवर हो जाएगा, ऑलराइट। हैंड रिटन नोट्स और पीपीटी जो है क्लास की, वो भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप एडमिशन के वक्त, है ना, चाहे आप P2I में, अभी हमारे SIP बैचेस चल रहे हैं, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए अगर आप पूरी तरीके से कमर कसनी है, आपको प्रिपरेशन को इंश्योर करना है, तो आप SIP में ज्वाइन कर सकते हो हमारे। तो किसी भी प्रोग्राम में जब आप एडमिशन ले रहे हो, है ना, आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाते हो, दैट इज अस लाइव। सो व्हाट यू गेट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर दी एग्जामिनेशन। खासकर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की आपको पूरी गाइडेंस थ्रू सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट, रेगुलर कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको वहां पर वो चीज मिल जाएगी, ऑलराइट। तो आपको एनरोलमेंट लेते समय स्टडी IQ के हर एक कोर्स में इस पर्टिकुलर कोड को याद से अप्लाई करना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कैसे अप्लाई करना है, या फिर आपने अप्लाई किया है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कम्युनिकेट विद मी ऑन दिस इंस्टाग्राम प्रोफाइल उत्कर्ष सिंह _हेयर पे। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अपनी हर तरह की क्वेरीज का या डाउट्स को एड्रेस करवा सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्डेड बाय उत्कर्ष सिंह पे आपको यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी मटेरियल हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाती है। कोड याद रखना है आपको, अस लाइव, ऑलराइट। कमिंग बैक टू द थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग, क्या आपको यहां पर याद रखना है, 2 स्कॉलर्स हैं, है ना, जिनके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है। पिछले दशक में 2 बार इनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। एक का नाम पूरा, ये 2 इंडिविजुअल्स हैं, एक का पूरा नाम है एडवर्ड सापिर और दूसरे का नाम है बेंजामिन ली वुर्फ, ऑलराइट। सापिर साहब कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ व्हीकल ऑफ कल्चर नहीं, इनफैक्ट दोनों लोग कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ व्हीकल ऑफ कल्चर नहीं है, ये हमारे मेंटल कंस्ट्रक्शंस को भी कंट्रोल करती है, हमारे थॉट्स को, हमारे परसेप्शन को। सापिर साहब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, है ना, और ये कहते हैं कि कल्चर डिटरमाइन करती है भाई साहब हमारे परसेप्शन को, थॉट को, मेंटल कंस्ट्रक्शन को। वुर्फ साहब थोड़ी सी लीनियंसी को दिखाते हैं, और रिलेटिविस्टिक अप्रोच के अंतर्गत ये एक रिलेटिविज्म की अप्रोच को दिखाते हैं, जिसको हम कल्चरल रिलेटिविज्म, सॉरी, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म भी कहते हैं, है ना। और ये कहते हैं कि सिर्फ इन्फ्लुएंस करती है, डायरेक्शन दिखाती है, कंट्रोल नहीं करती है या फिर डिटरमाइन नहीं करती है ना। सापिर साहब एक सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में आप देखते हो, ये फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहे जाने वाले फ्रांस बोआ के स्टूडेंट रह चुके हैं, और
2021 में इनकी जो किताब आई है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लैंग्वेज के नाम से आते हैं। किताब का नाम ही लैंग्वेज था, है ना। ये येल यूनिवर्सिटी के अंदर में लेक्चर्स को कंडक्ट कर रहे थे एंड इसी समय वुर्फ साहब इनके कांटेक्ट में आते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है तो इनके सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं एंड ही गेट इन्फ्लुएंस बाय हिज आइडियाज, ऑलराइट। और ये दोनों लोग अपने अपने वर्क्स को करते हैं। खास बात यह है कि सापिर और वुर्फ ने कभी साथ में कोई काम नहीं किया, दे हैवंट वर्क टुगेदर और दे हैवंट हाइपोथेसाइज्ड व्हाट वी आर कॉलिंग एज सापिर वुर्फ हाइपोथेसिस। इट इज ओनली द लेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड अदर स्कॉलर्स, सोशल साइंटिस्ट, जिन्होंने इस थ्योरी को वहां पर अलग से एक हाइपोथेसिस को खुद ही से नाम दे दिया, है ना। और हाइपोथेसिस हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज जस्ट अ पॉसिबल और प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन। ये कभी भी गलत भी साबित हो सकती है, पर जब टेस्ट किए गए, है ना, फॉर एग्जाम्पल जोसेफ कैसाग्रांडे एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिन्होंने सापिर और वुर्फ के जो अजम्पशंस है, जो हाइपोथेसिस है, उसको ग्राउंड लेवल पर टेस्ट करने की कोशिश की, है ना। और उन्होंने देखा कि हां इनकी बातें सही हैं। कल्चरल मीनिंग्स, कल्चरल परसेप्शन डिराइव होते हैं। अब इस चीज के ऊपर हम बहुत डिटेल में, क्योंकि ये पूरी जो केस स्टडी है, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, इसको हम येलो स्टिक एंड ब्लू रोप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये समझाने में एटलीस्ट 15 मिनट जाएंगे, तो हम उस पर ना जा करके एक वुर्फ साहब का जो खुद का वर्क है उसको आपको यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। वुर्फ साहब बेसिकली एक फायर कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, है ना। और इन्होंने ऑब्जर्व किया उस कंपनी के अंदर में कि गैसोलीन के जो कंटेनर होते हैं, अब दोनों क्या गैसोलीन जो है वो क्या है, इनफ्लेमेबल मटेरियल है आपका, ठीक है। इसके अंदर में गैसोलीन भरा हुआ है ना। और ये भी गैसोलीन का कंटेनर है, पर इसके अंदर में गैसोलीन मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खाली कंटेनर है। सो दिस इज फुल विद गैसोलीन, फिल्ड इन विद गैसोलीन, और ये एक एम्प्टी कंटेनर है जिसके अंदर में पहले गैसोलीन हुआ करता था, है ना। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन द इंसिडेंस की अगर उस जगह पर, है ना, यहां पर सिचुएशन 1 हम रख लेते हैं, पहली सिचुएशन, और इसको रख लेते हैं सिचुएशन 2 के तौर पे। सिचुएशन 1 में जब कंपनी में या फिर जब फैक्ट्री में या फिर जो भी वर्क प्लेस है वहां पर जब फुल गैसोलीन का कंटेनर है और लोगों को पता चला कि वहां पर आसपास में आग लगी है, सो एवरीबडी विल सेव, लाइक दे विल सेव देयर लाइफ, और वो भागेंगे, है ना। धक्का मुक्की स्टैम्पीड वहां पर हो रहा, भागे जा रहे हैं लोग, बचना है ना। जबकि अगर कोई दूसरा ऐसा दिन है जहां पर कंटेनर खाली है, यानी कि सिचुएशन 2, और फिर पता चला कि आसपास में कहीं आग लगी है गैसोलीन के कंटेनर के पास रीच करने वाली, तो लोग नहीं भाग रहे, है ना। सो दे आर नॉट रनिंग, यहां पर ये रन कर रहे हैं, यहां पे दे आर नॉट रनिंग, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो इनके दिमाग में शब्द है ना, लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की यूनिट्स हैं, क्या फुल, इसका मतलब इन्होंने अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि जब फुल है तो मतलब डेंजर है, और डेंजर है मतलब कि भागना है। एम्प्टी है तो इसका क्या मतलब है, ये सेफ है ना, और आपको नहीं भागना है। पर असल में क्या होता है, जो गैसोलीन का फुल कंटेनर है वो जब तक फायर को कैच करेगा, जब तक फायर वहां तक पहुंचेगी, और कैच भी करता है, बहुत तेज से फायर लगेगी, वहां पर आग लगेगी, पर आपके पास समय रहेगा, है ना। और जो फायर सेफ्टी मेजर्स है, जो कंट्रोल, जाहिर सी बात है उतनी बड़े किसी वर्क प्लेस पे अगर इतनी बड़ी आग लग रही है तो दे डेफिनेटली हैव दिस प्रिवेंटिव मेजर्स, फायर कंट्रोल मेजर्स होते हैं। आप उसको इंप्लॉय करके फायर को कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने समय रहते चीज को किया, नहीं तो भी आप इवैक्यूएट कर सकते हो लोगों को। पर अगर एम्प्टी गैसोलीन कंटेनर के पास आप देखते हो तो यहां पर गैसोलीन तो नहीं है, पर गैसोलीन के वेपर्स हैं, एंड ये क्या कर सकता है, ये एक्सप्लोड कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, जो कि तुरंत आसपास खड़े लोगों को, जो कि भाग नहीं रहे क्योंकि इट इज सेफ एज पर देम, उनको ज्यादा हानि पहुंचा सकता है ना। ब्लास्ट होगा तो समय भी नहीं है, कंट्रोल करने की नौबत ही नहीं आएगी, है ना। कोई मैकेनिज्म काम नहीं आएगा, फटेगा, लोग आसपास जो होंगे वो इंजर्ड होंगे, है ना, दे माइट इवन डाई। बट इन्होंने क्या किया हुआ है, लैंग्वेज ने क्या इफेक्ट डाला हुआ है, लैंग्वेज ने उनके दिमाग में डाला है कि फुल अगर है तो ही खतरा है, तो ही भागना है। यानी कि आपका एक्शन एंड परसेप्शन, है ना, दो चीजें यहां पर बात हो रही हैं जो हमने टाइटल रखा था, ठीक है। परसेप्शन और यानी कि थॉट, वो क्या है, फुल इज इक्वल टू डेंजर, है ना, और एक्शन क्या है, टू रन। तो यहां पर मैं आपके लिए इजी करने के लिए लिख भी देता हूं, दिस इज दी
एक्शन एंड दिस इज दी परसेप्शन या फिर आप कह लो थॉट. सिमिलरली इस केस में भी. सो दैट इज हाउ लैंग्वेज कंट्रोल्स, इन्फ्लुएंसेस और डिटरमाइंस. डिबेट है इसके ऊपर, पर एटलीस्ट सब एग्री करते हैं कि एटलीस्ट वहां पर एक डायरेक्शन दे रहा है लैंग्वेज, हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज को, हमारे परसेप्शंस को. इसलिए आपको देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ स्नो इज स्नो, बट कुछ कम्युनिटीज है जहां पर स्नो के मायने बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल एस्किमोज यानी कि इन्विट्स के बीच में आप जाते हो, है ना, आपने इग्लू के बारे में सुना होगा जो बनाते हैं, है ना, उनके बीच में आप जाओगे, स्नो के लिए उन्होंने मल्टीपल नाम रखे हुए, हाफ डजन से ज्यादा नाम रखे हुए स्नो और विंड के लिए. तो लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इनके बीच में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बॉन्ड होता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई बोथ सापिर एंड वुल्फ आर एग्रीइंग ऑन अ पॉइंट दैट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट द व्हीकल ऑफ कल्चर, बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द मेंटल कंस्ट्रक्शन. ऑलराइट, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल. और बैचेस के बारे में आपको पहले ही बताया हुआ है, बैचेस हमारे ऑन है. आप जब चाहो एनरोलमेंट, अगर आप बाद में इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो. जो भी अपकमिंग बैचेस होंगे या फिर जो भी लेटेस्ट बैचेस समय आ रहे होंगे, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो. प्राइजेस हो सकते हैं फ्लक्चुएट हो, ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, है ना, एज क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. बट डेफिनेटली एक चीज़ जो कॉन्सेंट रहेगी वो है ये IDs. इस पर आकर के आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली और पूछ सकते हो कि क्या किस समय एडमिशन लेना सही रहेगा, क्या तरीका है, क्या स्टेप होने वाले, एंड हाउ यू कैन अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट. So I hope to see you all in the next lecture, and the Christmas are near, but your preparation has to be on track. So hope everything goes fine. Hopefully see you in the next lecture. Signing off. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.